हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी जोग्राफी की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि पश्चिमी मरुस्थल में महान मरुस्थल को हमने पढ़ा था। उसमें हमने जो उसका निर्माण काल हमने देखा था, उसमें क्या क्या खनिज आते हैं वो भी हमने देखा था। आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल में जो जल के स्रोत है वो क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर झीलें देखेंगे। उसके बाद हम चांदल नलकूप और घास देखेंगे। वुड फॉसिल्स पार्क की जानकारी हम लेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हम देखेंगे, जो कि पश्चिमी मरुस्थल का ही एक भाग है। लूनी बेसिन को हम देखेंगे। और ये सारी की सारी जानकारी आज हम इस क्लास में लेने वाले हैं। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी समय गवाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी ये क्लास जब भी सोशल मीडिया पर आए इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल में जो जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों को आज हम पढ़ने वाले हैं। आगोर क्या होता है? एक होता है आगोर। आगोर की बात करें तो ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में घरों के आगे जो आंगन में बने जो टंकी या हौद होते हैं उसको कह देते हैं आगोर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आगोर। आ से क्या बन गया? आगे। आगे मतलब आ से आगे, और गैसा घर आप समझ लीजिएगा, यानी कि घर के आगे जो हौद या टंकी होती है उसको हम कह देते हैं आगोर। राइट। नेक्स्ट देखिए नाड़ी क्या होती है। नाड़ी की बात कर लेते हैं। नाड़ी होती है ढोरी, ये नालियाँ, खेल। खेल नहीं जानते हो? खेल ये इसी प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार से बनी होती है, और इसके अंदर जल भरा हुआ होता है। इसके अंदर जल भरा हुआ होता है, जिनमें जानवर जो है वो पानी पी लेते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। नाड़ी। टोबे क्या होता है? टोबा होता है नाड़ी का बड़ा रूप। नाड़ी का बड़ा रूप ही क्या है? टोबा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए टाँका क्या? टाँका तो आप सब इससे परिचित ही है। टाँका जो होता है वो घर में पानी की टंकी या हौद, वर्षा का जल एकत्रित करने की, ये सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक देखे जाते हैं। ठीक है साथियों, क्या टाँका जो होता है ये वर्षा के जल संग्रहण हेतु एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके माध्यम से वर्षा का जल इसमें संग्रहण कर लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार फिर बाद में इसका यूज़ किया जाता है। या तो वो पीने के लिए हो सकता है या जानवरों के लिए हो सकता है। तो इसका जो है, जब वर्षा का जल इसमें संग्रहण हो जाता है तो फिर जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे गर्मी के मौसम में, तो फिर इससे पानी निकाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाता है। तो टाँका आपको समझ में आ गया होगा। बेरी क्या है? छोटे कुओं को क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अगर आप गए हैं या आपने कहीं पढ़ा है तो जो बेरी होते हैं, वो शेखावाटी क्षेत्र में जो बेरी है वो छोटे कुओं को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा खड़ीन क्या है। खड़ीन की बात कर लेते हैं। खेत में पाल बनाकर ढाल के कोने पर पानी, एक मिनट, ढाल के कोने पर पानी को एकत्रित करना। ठीक है, खेत में पाल बनाकर, पाल आपको जानते हो, पानी को यानी कि गूंद लिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसे जैसलमेर में पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। देखिएगा ये रहा, ये यहाँ पर इसको क्या बना दी? पाल बना दी। और जैसे ये पहाड़ से पानी आ रहा है यहाँ पर रुक गया, इसको कहते हैं पलाया, या इसको कह देते हैं खड़ीन। इसका जो निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। आपसे स्पेशली अगर पूछ लिया जाए कि खड़ीन का जो निर्माण है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। जैसलमेर में इसे प्लाया कहा जाता है, किसको? खड़ीन को। ठीक है साथियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं झीलें। सबसे पहले हमने जो है क्या देखी साथियों? सबसे पहले हमने देखी नाड़ी, टोबा, बेरी, खड़ीन जो है, प्लाया जो है हमने देखा। अब हम देखेंगे जो पश्चिमी मरुस्थल है इसमें झीलें कौन कौन सी आ जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर टाड क्या है और रन क्या है। ये प्राकृतिक झीलें हैं। टाड और रन प्राकृतिक झीलें हैं। प्लाया कृत्रिम बालू का स्तूप के मध्य वर्षा जल से निर्मित अस्थायी व दलदली झीलें ही क्या है? प्लाया है। और खड़ीन को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? प्लाया ही कहा जाता है, जहाँ पर जल रोका जाता है। ठीक है साथियों, जोधपुर में बाप या लावा और थोप जो है ये बाड़मेर में बनता है। जोधपुर में बाप और लावा बन जाता है। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कानोड़, पोखरण, भाकरी और बीरमसर, चूरू के तालछापर और परिहार, यहाँ पर झीलों का जो है वो निर्माण हो जाता है। जयपुर में सांबर है,
चूरू में चालसापर और परिहारी है। बाप बोल्डर क्या है? बाप बोल्डर आपको पता होगा जोधपुर में बनता है। बाप बोल्डर कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। गोल चिकने पत्थर होते हैं। बर्मो कार्बोनिफेरस काल से इसका संबंध है बाप बोल्डर का, राइट। नखलिस्तान क्या होता है? नखलिस्तान मरुस्थल का हरा भरा बाग, मरुस्थल का हरा भरा बाग, इसे राजस्थान का नखलिस्तान, गजनेर बीकानेर को कहा जाता है। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है साथियों। कहा जाता है नखलिस्तान क्या है? तो नखलिस्तान, एक मिनट, देखिए नखलिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नखलिस्तान की बात हो रही है। नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जो मरुस्थल है इसका जो हरा भरा भाग है, मरुस्थल का जो हरा भरा भाग है इसको कहा जाता है नखलिस्तान। अब बात आती है राजस्थान का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नखलिस्तान कहा जाता है साथियों गजनेर बीकानेर को। गजनेर कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और इस गजनेर बीकानेर को राजस्थान का नखलिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गजनेर जो है वो क्या है? हरा भरा क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा लाठी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर में है। भूगर्भित मीठे जल की पट्टी को क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो मोहनगढ़ और पोखरण के बीच फैली हुई है। लगभग 8 किलोमीटर लगभग जो है ये मीठे जल की एक पट्टी है जो मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य फैली हुई है, राइट। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। लाठी सीरीज अगर पूछ लिया जाए क्या है कि भूगर्भित मीठे जल की पट्टी है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक ये फैली हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम चांदल नलकूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चांदल नलकूप की बात कर लेते हैं। चांदल नलकूप की बात कर लेते हैं साथियों। चांदल नलकूप हमारे सामने आता है। पुराना नाम क्या है? चौहान नलकूप। पुराना नाम आपको ध्यान रखना है। चांदल नलकूप का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है चांदल नलकूप, चौहान नलकूप, सॉरी। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा लाठी सीरीज में स्थित है, राइट। घास इसमें सेवन है, करड़ है, मुरात है। प्रोटीन युक्त घास है। कौन सी है? प्रोटीन युक्त घास है। सेवन घास का वनस्पतिक नाम आपको ध्यान रखना है। क्या है? लसीयूरस सिडिकुस। लसीयूरस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे सूखने पर लीलन कहा जाता है। क्या बात है! सीखने पर क्या कहा जाता है? लीलन कहा जाता है। गोडावण का प्रजनन स्थल है। गोडावण का प्रजनन स्थल क्या है? सेवन घास है। सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो क्या है? लसीयूरस सिडिकुस है। इसे सूखने पर क्या कहा जाता है? लीलन कहा जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लाठी सीरीज थार मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जो लाठी सीरीज है साथियों, वो लाठी सीरीज बात पूछ ली जाए कि रेगिस्तान में थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का उदाहरण है। तो आपसे एग्जाम में टॉपिक वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रेगिस्तान में जो पारिस्थितिकी संतुलन का जो उदाहरण है वो क्या है? लाठी सीरीज है। क्योंकि लाठी सीरीज के आसपास जो है जैव विविधता पाई जाती है। मीठा जल का स्रोत है तो जो है वो पाई जाती है जैव विविधता। अब बात करें लाठी सीरीज में जल का स्रोत जो है वो सरस्वती नदी है। आपको पता होगा सरस्वती नदी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो आया था। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सरस्वती। सरस्वती नदी के जो है लाठी सीरीज में स्रोत है किसका? मीठे जल का। अब बात कर लेते हैं लाठी सीरीज की। तो लाठी सीरीज में IOC और ONGC द्वारा सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया गया था। लाठी सीरीज में प्रोजेक्ट सरस्वती की जो रिपोर्ट आई थी वो KS वाल्दिया समिति के द्वारा इन्होंने कहा था कि मिथ्या नहीं वास्तविकता है। इन्होंने बताया था कि ये मिथ्या झूठा नहीं है, ये वास्तविकता है कि लाठी सीरीज के अंदर जो जल का स्रोत है वो क्या है? सरस्वती नदी है। KS वाल्दिया समिति जो है वो 26 नवंबर 2016 को बनी थी। 26 नवंबर 2016 को इसने सरस्वती को क्या कहा? जिंदा नदी का दर्जा दिया था। किसने? KS वाल्दिया समिति के द्वारा। KS
वाल्दिया समिति ने सरस्वती नदी को जिंदा नदी कहा था और कहा था कि ये मिथ्या नहीं है, वास्तविकता है। कैस वाल्दिया समिति ने क्या कहा था कि ये मिथ्या नहीं बल्कि क्या है, वास्तविकता है, राइट। अब आता है भटाडुका कुआं। कैस वाल्दिया समिति आपको ध्यान रखना है, ओके। भटाडुका कुआं देख लेते हैं। राजस्थान का जल महल और जल, ये कहाँ पर है, बाड़मेर में है। भटाडुका कुआं को क्या कहते हैं, राजस्थान का जल महल कहा जाता है। और ये जो भटाडुका कुआं है वो कहाँ पर है, तो आपके बाड़मेर के अंतर्गत आ जाता है, राइट। बात कर लेते हैं तनोट माता का मंदिर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी इन्हें कहा जाता है, सैनिकों की देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी से इन्हें कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड, आकल गांव में स्थित इसलिए आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी इसे कहा जाता है। समुद्री वनस्पति के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। जुरेसिक युवा की लकड़ियों युग की लकड़ियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। डायनासोर के अवशेष यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। आकल गाँव में स्थित है वुड फॉसिल्स पार्क, इससे आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी कह देते हैं क्योंकि आकल गाँव में स्थित है, इसलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अब आता है मानमरुस्थल में जो है वहल मछली के अवशेष मिले हैं कुलधरा गांव में, इसलिए इस कुलधरा गांव को भूतिया गांव भी कहते हैं क्योंकि वहल मछली के अवशेष यहाँ पर देखे हैं। कुलधरा गांव जो है ये भूतिया गांव कहलाता है। कैक्टस गार्डन की स्थापना यहाँ पर की गई, ये इंपॉर्टेंट है। कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो कुलधरा गाँव में। इसलिए कुलधरा गाँव में वहल मछली के अवशेष मिले। जैसे ही अवशेष मिले गाँव वाले भाग गए। गाँव वालों ने सोचा कि यार यहाँ तो भूत पश्चात रहते हैं, इसलिए यहाँ इस गांव को क्या कहने लग गए, भूतिया ग्राम कहने लगे। बाद में पर्यटन के रूप में इसे विकसित करने के लिए कैक्टस गार्डन की स्थापना यहाँ पर की गई है, राइट। अब बात कर लेते हैं बालूका वीन क्षेत्र की। देखिएगा बालूका वीन क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या जाएगा, बालोतरा से पोखरण के बीच, इधर फलोदी के बीच, इधर तो आता है पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर आ जाता है, बालोतरा बाड़मेर, तीनों के बीच का जो क्षेत्र है ये है बालूका वीन क्षेत्र। पोखरण आ जाता है भाई, एक तो आ जाता है पोखरण, एक आ जाता है भाई फलोदी, एक आ जाता है बालोतरा। तो ये तीनों के स्थान के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या है, वो है बालूका विहीन क्षेत्र। यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। सर्वाधिक बालूका स्तूप जो है वो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। और सभी प्रकार के जो जोधपुर और बाड़मेर में, सर्वाधिक जैसलमेर में। और बालूका वीन क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, पोखरण फलोदी और बालोतरा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, हमने महान मरुस्थल देखा और इसका दूसरा भाग हमने किया था, किसका, पश्चिमी मरुस्थल का दूसरा भाग हमने किया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसमें क्या होता है, उसमें तो जो वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर हो रही थी, इसलिए उसे महान मरुस्थल कह दिया। इसमें 25 से लेकर 50 तक सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही, इसलिए इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कह देते हैं। पूर्व सीमा है और पश्चिमी सीमा तक, पश्चिमी सीमा इसकी 25 सेंटीमीटर है और पूर्व सीमा इसकी 50 सेंटीमीटर है। उप विभाजन भी 4 भागों में इसका कर दिया है। घग्गर बेसिन आ जाती है, कांटली बेसिन आ जाती है, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, राइट। अब बात कर लेते हैं घग्गर बेसिन की। घग्गर बेसिन कहाँ है, गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है। नहरों के द्वारा सिंचित भूमि यहाँ पर आती है, बिल्कुल। और रसदार फलों का उत्पादन भी होता है, इसलिए हनुमानगढ़ गंगानगर को फलों का कटोरा कहा जाता है, ये तो आपको ध्यान होगा ही। गेहूं व चावल का उत्पादन यहाँ होता है, ठीक है। तो ये आपको हमने देखा घग्गर बेसिन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कातली बेसिन। कातली बेसिन चूरू, झुंझुनू और सीकर खरीफ की फसल होती है और रबी की फसल होती है। शेखावाटी बेसिन, कातली बेसिन, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा नागौरी उच्च भूमि। देखिए नागौरी उच्च भूमि में कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल है, जोधपुर है, नागौर है और पाली है। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र आपको पता होगा, यहाँ पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। देखिए फ्लोराइड युक्त पानी पीने से एक फ्लोरोसिस रोग होता है, नामक रोग होता है। मानव हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्षेत्र इसका क्या है, कुबड़ पट्टी कहलाता है, इसका जो क्षेत्र है वो कुबड़ पट्टी, नागौर प्लस अजमेर के मध्य ये कुबड़ पट्टी फैली हुई है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन की बात कर लेते हैं। पाली, बाड़मेर और जालोर, पाली, बाड़मेर और जालोर, ये 3 स्थान है, इसमें लूनी बेसिन फैला हुआ है। इस बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी
कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस बेसिन को गोडवाड बेसिन भी कहा जाता है, तो आपको पता होगा किसको, लूनी बेसिन को। लूनी बेसिन को आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं रातल के आधार, धरातल के आधार पर बात करें। यहाँ पर कंकरीला मरुस्थल है। रोग की बात कर लेते, रेग इंजन को हम, जो कंकरीला मरुस्थल है, जो पथरीला मरुस्थल को कहते हैं रेग। पूर्ण रूप से मरुस्थल होता है तो उसे इर्ग कहा जाता है। जो पूर्ण रूप से मरुस्थल है उसको कह देते हैं इर्ग। चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं हमादा। बालुका स्तूपों के मध्य की जो नीचे की भूमि होती है वो है मरहो। बालुका स्तूपों के मध्य जो नीचे, जैसे कि ये बालुका स्तूप है, ये बालुका स्तूप है, ये जो भूमि है ये क्या कहलाती है, यह कहलाती है मरहो। बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से मरुस्थल इर्ग, पथरीला मरुस्थल रेग और चट्टानी मरुस्थल जो है वो हमादा कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता के जाना, अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर करना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।